गुड इवनिंग गाइस। आज हम हीलियम एटम का क्या करेंगे, थर्ड टॉपिक करेंगे, दैट इज क्वांटम मैकेनिकल कैलकुलेशन ऑफ द ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ द हीलियम एटम। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने किया था, दैट इज द क्वांटम मैकेनिकल एक्सप्लेनेशन ऑफ द स्प्लिटिंग ऑफ टर्म्स ऑफ हीलियम एटम की जो हमारी टर्म्स टूट रही थी हमारी, दैट इज दो टाइप्स की होती है ना, हमने की थी कि जैसे एक की स्पिन क्या होती है, वन होती है, एक ऑर्थो हीलियम होता है, एक पैरा हीलियम होता है। तो वो क्यों स्प्लिटिंग होती है, कैसे स्प्लिटिंग होती है, रीजन क्या था उसके पीछे, वो हम इससे प्रीवियस वीडियो में कर चुके थे। तो आज हम करेंगे कि हम एनर्जी निकालेंगे, और कैसे निकालेंगे, क्वांटम मैकेनिकली निकालेंगे। तो देख लेते हैं कि कैसे करना है और कैसे आपने नोट्स बनाने हैं। हमारा फर्स्ट पॉइंट रहेगा, फॉर ए सिस्टम ऑफ टू इलेक्ट्रॉन्स 1 and 2। जैसे कि हमें पता है कि हीलियम एटम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 होते हैं, क्योंकि उसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 2 होता है। 2 electrons 1 and 2 moving in the field of nucleus of a charge plus Z। आपको पता होगा कि जो हमारे इलेक्ट्रॉन है वो रिवॉल्व अराउंड करते हैं न्यूक्लियस के अराउंड। तो क्या करेंगे, न्यूक्लियस के फील्ड में दोनों ही घूमेंगे। तो घूमेंगे तो क्या होगा, उनके पास कुछ एनर्जी भी होगी, और हम क्वांटम मैकेनिकली जो एनर्जी लेते हैं, ऑपरेटर मेनली ऑपरेटर होता है, वो क्वांटम में ही आता है। तो इसीलिए इसको हमने क्या किया है, क्वांटम मैकेनिकली एक्सप्लेनेशन नाम दिया है। क्वांटम मैकेनिकल हम कैलकुलेशन कर रहे हैं क्योंकि हम ऑपरेटर को लेके चलेंगे। ये ऑपरेटर रहेगा हमारा हैमिल्टन। हैमिल्टन ऑपरेटर एच इज रिटन एज, आपको पता है कि जो हैमिल्टन ऑपरेटर है वो क्या होता है, सम ऑफ टू एनर्जी इज दैट काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। आप कह सकते हो ये टोटल एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है हमारा हैमिल्टन। तो हमने हैमिल्टन लिखा है H इज इक्वल टू माइनस एच स्क्वायर अपॉन 8 पाई स्क्वायर एम डेल्टा 1 स्क्वायर प्लस डेल्टा 2 स्क्वायर। मतलब डेल्टा 1 रिप्रेजेंट कर रहा है आपकी फर्स्ट इलेक्ट्रॉन को, डेल्टा 2 फॉर सेकेंड इलेक्ट्रॉन, माइनस 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट जेड स्क्वायर बाई R1 माइनस 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट जेड स्क्वायर बाई R2 प्लस 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर बाई R12। ई स्क्वायर अभी चाहिए R12। आपको पता है हैमिल्टन एनर्जी, हैमिल्टन होता क्या, काइनेटिक एनर्जी। ये आपके जो फर्स्ट टर्म है ये काइनेटिक एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रही है, जो कि फर्स्ट और सेकंड के रिस्पेक्ट में हमने क्या कर रखा है, सम कर रखा है। और ये हमारा क्या है, ये तीनों ही टर्म हमारी पोटेंशियल एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रही है। फर्स्ट है हमारी ये पोटेंशियल एनर्जी है ड्यू टू द कूलम्ब इंटरेक्शन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, and second be the potential energy due to the Coulomb attraction between the second electron and the nucleus, and third one is the Coulomb energy potential due to the Coulomb interaction between the two electron is that 1 and 2। लिख भी रखे हमने, आपको वैसे लिख के आना, जैसे आप कोई भी इक्वेशन लिखेंगे आप उसको बॉक्स में डालिएगा ताकि वो क्या है, आपको वो हाईलाइट हो सके कि आपने इक्वेशन लिखी है, और उसमें जो भी टर्म इन्वॉल्व होती हैं वो हमें लिख के आना होता है, ताकि जो हमारा एग्जामिनर है वो चेक करते हुए उसको ये पता चले कि हमें ये टॉपिक आता है। उसको आपका जो अटेम्प्ट करने का तरीका है वो ही अट्रैक्ट करेगा ताकि वो आपको पूरे नंबर दे सके। where R1 and R2 be the distance between the electron 1 and 2 and nucleus respectively। कि R1 क्या है, R1 आपको पता है कि ये यहाँ क्या रहता है, प्लस जेड ई, मतलब जेड ई चार्ज होता है ना हमारा न्यूक्लियस का, और इधर हमारे इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं। तो ये फर्स्ट इलेक्ट्रॉन मान लिया हमने, ये सेकंड इलेक्ट्रॉन है हमारा। तो ये जो न्यूक्लियस के बीच में जो डिस्टेंस होगी वो तो है हमारी फर्स्ट के साथ तो R1 है, और सेकंड के लिए क्या है, R2। एंड ऐसे हम R2 बता देंगे, R2 क्या है, सेकंड इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के बीच में क्या डिस्टेंस है, R1 to 2 इज द डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रॉन 1 and 2। और ये हम डिस्कस कर ही चुके हैं कि 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट नहीं लिख रखे, एप्सिलॉन नॉट लिख लीजिएगा। क्या है, पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू द कूलम्ब इंटरेक्शन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन 1 and nucleus, and 1 upon 4 pi epsilon Z square by R2 is the represent the Coulomb interaction between electron 2 and nucleus, and third one is the 1 upon 4 pi epsilon naught
Z square by R12 is the potential energy due to the Coulomb interaction between इलेक्ट्रॉन 1 एंड 2। अब आप देख सकते हैं कि दोनों एनर्जी हमारी जो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में थी वो नेगेटिव है। प्लस क्यों आया? क्योंकि कुलाम्ब इंटरेक्शन के कारण है। किसमें? जब दोनों इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है। यहाँ न्यूक्लियस नहीं है सेकंड ऑब्जेक्ट, यहाँ दोनों ही ऑब्जेक्ट क्या है? इलेक्ट्रॉन है। इसलिए हमारी क्या आई है? थर्ड पोटेंशियल एनर्जी की टर्म आई हमारे प्लस के साथ। और ये जब हमने केस लिया, ये वाला हैमिल्टन लिया, आपको पता नहीं तो एक्स्ट्रा पोटेंशियल एनर्जी भी आती कि इंटरेक्शन होता हमारा स्पिन स्पिन इंटरेक्शन होता है, स्पिन ऑर्बिटल इंटरेक्शन होता है बिटवीन टू इलेक्ट्रॉन्स। तो ये हमने ना लिया नहीं है। तो आप क्या लिखोगे कि क्यों नहीं लिया? रीजन और बता देती हूँ। रीजन इसलिए है कि हमने स्पिन स्पिन इंटरेक्शन नहीं लिया बिटवीन टू इलेक्ट्रॉन्स बिकॉज द वैल्यू ऑफ द स्पिन एनर्जी ड्यू टू द स्पिन स्पिन इंटरेक्शन इज वेरी low as compared to the Coulomb interaction between two electron। तो Coulomb एनर्जी के कंपेयर जो एनर्जी थी ड्यू टू द Coulomb इंटरेक्शन वो ज्यादा थी एज कंपेयर टू द एनर्जी ड्यू टू स्पिन स्पिन इंटरेक्शन बिटवीन टू इलेक्ट्रॉन। इसलिए हमने क्या कर दिया? उसको नेगलेक्ट कर दिया। जैसे हम नेगलेक्ट नहीं कर देते कि कोई वैल्यू स्मॉल होती है और उसमें फर्क ही नहीं पड़ता, वो एक बड़ी वाली वैल्यू होती है बहुत ज्यादा लार्ज होती है, अगर उसमें स्मॉल क्वांटिटी ऐड या घटा दे तो कोई सब थोड़ी पड़ता है। इसीलिए हमने स्पिन स्पिन क्या किया? इंटरेक्शन के कारण वाली एनर्जी टर्म नहीं ली। तो आप यहाँ पर्टिकुलर लिख के आओगे ड्यूरिंग दिस केस वी नेगलेक्ट न्यूक्लियर मोशन एंड स्पिन स्पिन इंटरेक्शन बिटवीन टू इलेक्ट्रॉन्स बिकॉज इट हैज स्मॉल एज कंपेयर टू द Coulomb इंटरेक्शन। इसलिए हमने क्या है? उन एनर्जी टर्म को नहीं लिया है। अब हम क्या करेंगे? अब इसको पर्टर्बेशन वाले मेथड से सॉल्व करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि आइगन एनर्जी टर्म क्या, इक्वेशन क्या होती है वो हम देख लेते हैं। अभी लिखते हैं हम। अब हमें इस इक्वेशन का सॉल्यूशन करना है। तो कैसे लिखना है? आपने वन इक्वेशन नाम दे दिया। क्यों लिया? ताकि हमें बार बार में इक्वेशन की बात ना करनी पड़े। हम क्या लेंगे? सिर्फ इक्वेशन वन ही बता देंगे इसको। इक्वेशन वन कैन बी सॉल्व। हमें सोल्व करना है ना हमें, क्योंकि हमें एनर्जी निकालनी तो हमें इक्वेशन वन को सोल्व करना होगा। किससे करेंगे? कौन सा मेथड लगेगा? इक्वेशन वन कैन बी सोल्व बाय पर्टर्बेशन मेथड, जो कि हम किस में करते हैं? कहाँ लगाते हैं हम? ये लगाते हैं हम हमारे क्वांटम मैकेनिकल जो हमने क्वांटम में की थी, हमने वहां पर्टर्बेशन थ्योरी की थी, तो उसके अकॉर्डिंग सोल्व करना पड़ेगा। इक्वेशन वन कैन बी सोल्व, दो बार लिख दिया सोल्व। इक्वेशन वन कैन बी सोल्व बाय पर्टर्बेशन मेथड। कैसे करेंगे? आपको पता है कि H को क्या लिख सकते हैं? ये टोटल H है हमारा, इसको हम लिखेंगे, ये आप देख सकते हैं यहाँ तक कि अगर वैल्यू ले हम इसमें हैमिल्टन में, ये क्या हमारा प्योर है, मतलब अनपर्टर्ब्ड पार्ट है। इसको H नोट से लिख दिया, इसको लिख दिया H नोट से, और इसको लिख दिया H डैश से, H1 ले लीजिए। दिस इज द हैमिल्टन, या आप लिख सकते हो अनपर्टर्ब्ड हैमिल्टन। अनपर्टर्ब्ड है ये कौन? H नोट, और H1 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? पर्टर्ब्ड, पर्टर्ब्ड हैमिल्टन। तो आपको पता होगा कि हम आइगन एनर्जी इक्वेशन कैसे लिखते हैं? As we know that आइगन वैल्यू इक्वेशन या आइगन एनर्जी इक्वेशन कैन बी रिटन एज, कैसे लिख सकते हैं हम? जैसे कि हम उधर करते हैं, क्वांटम में करते हैं, कैसे लिखेंगे? एच साई किसके बराबर होता है? यही होती है हमारी आइगन एनर्जी इक्वेशन, एच साई इज इक्वल टू ए साई। फिर ए क्या है? ए तो हमारी आइगन वैल्यू होती है, एच हमारा हैमिल्टन ऑपरेटर होता है, साई हमारा वेव फंक्शन होता है। तो अब हम आपको पता है कि साई क्या होता है? साई इज अ वेव फंक्शन। साई क्या होता है? मल्टीप्लिकेटिव होता है नेचर का। और एनर्जी क्या होती है हमारी? एनर्जी होती है हमारी एडिटिव। तो हम टोटल साई को कैसे लिखेंगे? ये ऊपर बड़ा इरेज कर देती हूँ, होप्स आपने इसको उतार लिया होगा।
तो प्लीज उतार लीजिए, हम इरेज करेंगे अभी इसको। सर को टोटल साई कैसे लिखेंगे? टोटल साई क्या आएगा हमारे पास? ये हमारा टोटल साई है, ये हमारा क्या होएगा? मल्टीप्लीकेटिव होता है नेचर का, तो क्या होंगे? 1 इलेक्ट्रॉन के लिए है जो हमारा प्योर वाला, और सेकंड इलेक्ट्रॉन के लिए जो है प्योर वाला, उसके हम क्या करवा देंगे? हम करवा देंगे मल्टीप्लाई, तो हमारा टोटल वेव फंक्शन आ जाएगा। ऐसे हमें टोटल एनर्जी निकालनी है प्योर वाली, तो क्या करेंगे? प्योर वाली एनर्जी निकालने के लिए हम क्या करेंगे? E1 की प्योर एनर्जी, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन के लिए प्योर एनर्जी, सेकंड इलेक्ट्रॉन के लिए प्योर एनर्जी जो आएगी हमारी, उसका क्या करवा देंगे? हम सम करवा देंगे, और हमारे पास आइगन वैल्यू, आइगन एनर्जी आ जाएगी ड्यू टू द प्योर, या अनपर्टब्ड हैमिल्टन के लिए आ जाएगी। अब हमें करना क्या? मेनली हमारा काम क्या है? मेनली हमारा काम है हमारा अनपर्टब्ड पार्ट के लिए आइगन एनर्जी सोल्व करो। अब हम क्या करते हैं कि हमें पता है कि मल्टीप्लीकेटिव होता है ना वेव फंक्शन, तो अब हमारा मेन जो पर्पज रहेगा, मेन जो हमारा टारगेट रहेगा, वो रहेगा हमारा एक तो वेव फंक्शन निकालना फॉर पर्टब्ड पार्ट, एंड एक हमारा रहेगा आइगन एनर्जी, आइगन वैल्यू निकालना फॉर पर्टब्ड पार्ट। क्योंकि हम जो अनपर्टब्ड पार्ट है, उस पर तो हाइड्रोजन जो हम हाइड्रोजन एटम के लिए निकालते हैं, वो कॉन्सेप्ट यूज करके हम इजीली कैलकुलेशन कर लेंगे। बट हमें अनपर्टब्ड पार्ट का, हमें जो जैसे हम मेनली निकालते हैं हम इंटीग्रेशन मेथड से, वैसे हमने पूरा सोल्व करना पड़ेगा। पहले हम निकालते हैं अनपर्टब्ड पार्ट के लिए, और फिर उसमें क्या कर देंगे हम? जैसे अगर वेव फंक्शन आ जाएगा तो उसकी मल्टीप्लाई करवा देंगे पर्टब्ड पार्ट वाले की, और एनर्जी आ जाती है तो उसको ऐड कर देंगे अनपर्टब्ड में, पर्टब्ड की एनर्जी ऐड कर देंगे, तो हमारी टोटल एनर्जी आ जाएगी फॉर हीलियम एटम। तो पहले हम सोल्व करेंगे फॉर अनपर्टब्ड पार्ट। देखो जैसे मैंने ये दे रखा है, क्या होता है वेव फंक्शन? कौन सा है ये वाला प्योर है, या आप बोल सकते हो अनपर्टब्ड पार्ट के लिए मैंने नोट लगाया था जो हमने स्टार्टिंग में की थी कि हमारा वेव फंक्शन, जो हम इक्वेशन की बात करें, उधर क्या था? एच साई क्या होता है? ई साई होता है, और साई क्या था उधर? टोटल वेव फंक्शन था। टोटल वेव फंक्शन को किस टाइप का होगा? एक पर्टब्ड का और एक अनपर्टब्ड का, उनका मल्टीप्लीकेशन होगा। अगर प्योर की बात करूं मैं, तो साइन नोट से रिप्रेजेंट कर लिया, या अनपर्टब्ड पार्ट है तो वो क्या होगा? दोनों इलेक्ट्रॉन का अगर वेव फंक्शन निकाल ले हम, उनकी मल्टीप्लाई कर देंगे। ऐसे ही प्योर या हम अनपर्टब्ड एनर्जी निकाले तो दोनों की एनर्जी निकालेंगे, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन और सेकंड इलेक्ट्रॉन के कारण। और ग्राउंड स्टेट में इसलिए कई बार क्या होता है, इधर 1s भी मिल जाता है, क्योंकि हमें ग्राउंड स्टेट की बात कर रहे हैं हम, तो इधर 1s भी आपको नीचे सब्सक्रिप्शन मिल जाता है। तो वो आप ये मत सोचिएगा कि 1s क्यों लगा रखे, क्योंकि 1s रिप्रेजेंट द ग्राउंड स्टेट। तो ये हमने क्या करना है? एनर्जी निकाल के जोड़ देनी है, तो हमारे पास क्या आ जाएगी? आइगन वैल्यू आ जाएगी, आइगन एनर्जी आ जाएगी फॉर अनपर्टब्ड ग्राउंड स्टेट। तो वेव इक्वेशन हमें मेनली कैसे लिखते हैं? फॉर अनपर्टब्ड हो चाहे पर्टब्ड हो, ग्राउंड स्टेट के लिए कैसे लिखेंगे? एच नोट साई नोट, एच साई इज इक्वल टू वी साई। नोट क्यों रिप्रेजेंट किया हमने? नोट क्या लगाया, क्यों लगाया? ये लगाया हमने अनपर्टब्ड पार्ट के लिए, 1 लगाया था या डैश लगाया था हमने पर्टब्ड पार्ट के लिए। पर्टर्बेशन का मतलब ही क्या होता है? गड़बड़ी होना, या कुछ एक्स्ट्रा टर्म आ जाना, या कुछ जो हमें एक्यूरेट वैल्यू थी उससे थोड़ा अलग मिलना। तो इसमें इसका मतलब क्या था? कुछ गड़बड़ हुई है, या कुछ मतलब अपने पास एरर आया, उसी को क्या बोलते हैं? पर्टर्बेशन। तो पर्टर्बेशन वाला हम बाद में सोल्व करेंगे कि हमारे पास एग्जैक्ट है हाइड्रोजन एटम के 2 टाइम्स क्यों नहीं आया। आना तो 2 टाइम्स था, कि उसमें सिंगल इलेक्ट्रॉन होता है, और इसमें हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 2 से उसके अगर जेड से हम क्या करते हैं? जेड स्केल से मल्टीप्लाई करवा देते हैं आइगन एनर्जी को हाइड्रोजन वाले को, तो उसके इक्विवेलेंट आना चाहिए था, पर कुछ अलग आया, तो वो अलग हम देखेंगे कितना आया है लास्ट में। वेव फंक्शन फॉर ग्राउंड स्टेट फॉर हाइड्रोजन लाइक एटम। अब हमने पहले किया अनपर्टब्ड के लिए क्या किया? हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए हमने वेव इक्वेशन या वेव फंक्शन लिखना है। तो जो हमारा ग्राउंड स्टेट 1s क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? इधर ग्राउंड स्टेट। अनपर्टब्ड हमारा वेव फंक्शन कैसे लिखते हैं हाइड्रोजन के लिए? हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए, हाइड्रोजन के लिए वैसे इतना ही होता है, और हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए भी इतना ही होगा। 1/√2 पाई जेड अपॉन ए नोट
की पावर 3/2 ई की पावर माइनस जेड आर ए नोट एंड आइगन वैल्यू कैसे लिखेंगे? ई नोट 1s मतलब ग्राउंड स्टेट के लिए अनपर्टर्ब्ड आइगन वैल्यू कैसे लिखेंगे? माइनस जेड स्क्वायर एच। भाई जितना जेड होएगा हाइड्रोजन लाइक एटम का, जैसे अपने पास हीलियम के पास जेड की वैल्यू क्या 2 है, तो 10 जेड की जगह 2 रख देना। और ई एच क्या है? ई एच इज द आइगन वैल्यू फॉर हाइड्रोजन एटम। वो क्या होती है? हाइड्रोजन एटम के लिए आइगन एनर्जी क्या होती है? एम ई की पावर 4 अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एच स्क्वायर। इसकी कैलकुलेशन के बाद वैल्यू होती है हमारे पास 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो अब हमने मेनली निकालनी किसकी है? हमने निकालनी है हमारे हीलियम एटम के लिए। तो आपको पता है इधर तो क्या रख देंगे 2। पर देखो इसकी भी सेम आएगी, 1 इलेक्ट्रॉन के लिए भी सेम आएगा, वेव फंक्शन सेकंड के लिए भी सेम आएगा। बस क्या होगा, एक में R1 टर्म इन्वॉल्व होगी, एक में R2 होगी। और इसमें क्या होगा, एनर्जी तो दोनों ही क्या आएंगी हमारी सेम आएगी, क्योंकि R1 और R2 का तो कहीं जिक्र ही नहीं है, इधर भी नहीं है R1 R2 का जिक्र, तो सेम आएगी। और उसको क्या कर देंगे 2 टाइम्स कर देंगे बस, क्योंकि जोड़ेंगे तो क्या होता है 2 टाइम्स ही होता है। और इसमें क्या होगा, देखो ऊपर हमारा R है, R आपको पता है पावर में होता है, तो क्या होता है कि ऐड हो जाता है, तो ऊपर ऐड कर देंगे वेव फंक्शन के केस में। तो ये तो सिंगल के लिए था। अब हमें हमारे पास तो 2 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 इलेक्ट्रॉन के लिए जो हमारी अनपर्टब्ड पार्ट के लिए जो हमारी आइगन एनर्जी आएगी उसको कैसे लिखेंगे? ई नो। देखो जेड के तो पता था हमें, जेड स्क्वायर सेम है, पर एक यहाँ से आएगी सेम, एक ऐसे आएगी, क्योंकि आर पे डिपेंड नहीं कर रही, तो 2 टाइम्स हो जाएगी हमारी फॉर हीलियम एटम। और जेड की वैल्यू हमने रख दी 2, तो 2 की पावर 2 क्या हो जाएगा 4, तो 2 इंटू 4 हो जाएगा 8, दैट इज -8 ई एच। ई एच आपकी वैल्यू है हमारे पास 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो उससे मल्टीप्लाई करवा देंगे हम, तो ये आ जाएगी हमारी आइगन वैल्यू फॉर अनपर्टब्ड ग्राउंड स्टेट के लिए। ऐसे ही हम क्या करती हूँ मैं अभी वेव फंक्शन और लिख देते हैं हम अनपर्टब्ड के लिए। अनपर्टब्ड के लिए हम क्या कर देते हैं, वेव फंक्शन और लिख देते हैं। तो वो कैसे आएगा बच्चा, ये क्या हो जाना है, मल्टीप्लाई हो जाना है। मल्टीप्लाई में क्या होता है, सेम पावर पे सेम बेस पे पावर क्या रहती है, ऐड हो जाती है, तो क्या हो जाएगा 1/√2 पाई, 1/√2 पाई जेड ए नोट की पावर 3/2 और ई की पावर -जेड, और आर की जगह क्या जाएगा R1 प्लस R2, R1 प्लस R2, क्योंकि सेम बेस पे पावर ऐड हो जाती है बाई ए नोट। ये आ जाएगा हमारा टोटल वेव फंक्शन फॉर अनपर्टब्ड ग्राउंड स्टेट। अब आप बात देखो कि ए नोट क्या है, ए नोट है हमारे पास रेडियस ऑफ बोहर ऑर्बिट। तो ये हमारा आप बॉक्स में डाल लीजिएगा, ये हमारा क्या है अनपर्टब्ड पार्ट के लिए क्या है वेव फंक्शन है, और ये अनपर्टब्ड पार्ट के लिए आइगन एनर्जी है। अब हमारा मेनली काम क्या रहेगा, अब हमारा रहेगा कि हम जैसे सोल्व करते आए हैं आइगन एनर्जी इक्वेशन को, वैसे सोल्व करेंगे फॉर पर्टब्ड पार्ट के लिए। तो वो देख लेते हैं अभी। तो हमारी जो एनर्जी आई है, आइगन एनर्जी आई फॉर अनपर्टब्ड पार्ट, वो आई हमारी -1.08 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जो कि हम कैलकुलेट कर चुके। और साई नोट दैट इज द अनपर्टब्ड वेव फंक्शन फॉर 2 इलेक्ट्रॉन्स, वो हमने मल्टीप्लाई किया था साई 1 वाले जो हमारे फर्स्ट इलेक्ट्रॉन के लिए आया था, दैट इज 1/√2 पाई जेड बाई ए नोट की पावर 3/2 ई की पावर -जेड आर अपॉन ए नोट। तो दोनों का मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या जाएगा 1/पाई जेड अपॉन ए नोट की पावर 3 और ई की पावर -जेड R1 प्लस R2 बाई ए नोट। ये हमारा अनपर्टब्ड पार्ट के लिए। अब हम निकालेंगे पर्टब्ड पार्ट के लिए। पर्टब्ड पार्ट के लिए जैसे जनरली हम सोल्व करते हैं क्वांटम में, वैसे ही सोल्व करना है। तो हमने निकालनी क्या है, हमने आइगन एनर्जी निकालनी है। इसके लिए हमें हैमिल्टन पता होना चाहिए पर्टब्ड पार्ट के लिए। वो क्या था हमारा पर्टब्ड पार्ट के लिए, E square by 4 pi epsilon naught that into R 1/2। ये हमारा जो हमने हैमिल्टन लिखा था टोटल, तो आपने देखा था वो जो प्लस वाई टर्म आई थी वो ही हमारा क्या था पर्टब्ड हैमिल्टन था, जैसे हमने पहले बात की थी। क्योंकि ये ही हमारा क्या लेके आ रहा है, एनर्जी में पर्टर्बेशन लेके आ रहा है, कुछ गड़बड़ी लेके आ रहा है। तो इसी को लेके हमने हैमिल्टन लेके हमने आइगन एनर्जी निकालनी है। और हम आइगन एनर्जी निकालते कैसे हैं, साइन नोट, जो भी हमारा वेव फंक्शन है उसका क्या करना है, हमने कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लेना है और क्या लेना है H1 साइन नोट डी टाउ। तो जो पहले वाला होता है उसका क्या लेते हैं कॉम्प्लेक्स लेते हैं, दैट इज आयटा को माइनस आयटा में चेंज कर देते हैं।
पर हमारे पास तो कोई इमेजिनरी पार्ट ही नहीं है, तो एज इट इज रह जाएगा, जो कि आप साइन नोट देख सकते हो, जो मैंने कैलकुलेट कर रखा है, आप ऊपर लगा लीजिएगा ताकि कंफ्यूज ना हो। ये हम कैलकुलेट कर चुके हैं और इसी को आपने यहाँ यूज करना है। हमारे पास दो इंटीग्रेशन होंगे, ये तो सिंगल के लिए था, पर हमारे पास दो इलेक्ट्रॉन, इसलिए दो इंटीग्रेशन होंगे, क्योंकि हमने R1 और R2 क्या थी, डिस्टेंस थी न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन 1 और 2 के बीच में, तो हमारे पास दो इलेक्ट्रॉन थे हीलियम में 1 और 2, तो इसलिए हम क्या करेंगे, दो इंटीग्रेशन करेंगे और इसकी वैल्यू आप रखेंगे साइन नोट की, क्योंकि हमारे पास तो इमेजिनरी टर्म है ही नहीं, तो एज इट इज रह जाएगी 1/z/a0 की पावर 3 आएगा भाई इधर, e की पावर -z R1 R2 by a0, फिर परटर्ब्ड हैमिल्टन दैट इज e स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R12, फिर हमारा साइन नोट वापस 1 अपॉन पाई z अपॉन a0 की क्यूब e की पावर -z R1 प्लस R2 by a0, और d टाउ1 d टाउ2 क्या था, हमने पूरा वॉल्यूम के अबाउट क्या लेना, हमने इंटीग्रेशन लेना है, दैट इज वॉल्यूम एलिमेंट है ये हमारा वॉल्यूम एलिमेंट। अगर हम पोलर कोऑर्डिनेट के अंदर बात करें, दैट इज r फाई और थीटा में बात करें, तो उसकी वैल्यू होती है हमारी वॉल्यूम एलिमेंट की r स्क्वायर dr साइन थीटा d थीटा d फाई। तो आप d टाउ1 लेंगे तो सबके नीचे क्या लगा दीजिए 1 लगा दीजिएगा, डी टाउ2 लेंगे तो आप क्या लगा दीजिएगा, डी टाउ2 लोगे तो आप क्या लगा देना 2 लगा देना नीचे, जैसे कि आप नीचे वाली टर्म में देख सकते हैं। इवन करना है हमने, देखो दो तीन इंटीग्रेशन, तो देखो तीन टर्म तो यहाँ होती है ना, डी टाउ में तीन टर्म होती है, एक आर एक थीटा डी थीटा एक डी फाई, तो तीन इंटीग्रेशन तो एक के रिस्पेक्ट में होते हैं, पर दो टर्म है तो क्या हो जाएंगे 6 इंटीग्रेशन लेने पड़ेंगे। और जो हमारा आर वेरी करता है वो करता है 0 to इन्फिनिटी, थीटा करता है 0 to पाई और फाई करता है हमारा 0 to 2 पाई, तो हमने 6 इंटीग्रेशन लिए। और जो कांस्टेंट टर्म थी, जैसे कि ये वाला पार्ट था, दैट इज जेड अपॉन ए नोट वाला और ई स्क्वायर वाला, और जो पाई की स्क्वायर हो जाएगी यहाँ से, ये हमने बाहर निकाल दिया, ई स्क्वायर अपॉन पाई स्क्वायर, और जेड बाई ए नोट की 3 आती 3 वहां आती, तो क्या हो जाएगा 6 पावर हो जाएगी। और इंटीग्रेशन लिया 0 to पाई आर के लिए, 0 to इन्फिनिटी आर के लिए, और 0 to पाई डी थीटा के लिए, 0 to 2 पाई डी फाई के लिए। फिर ये तो क्या था डी टाउ1 के लिए मान लीजिएगा, ये डी टाउ2 के लिए 0 to इन्फिनिटी 0 to पाई 0 to 2 पाई, और दोनों टर्म्स जो बच गई अंदर उनकी मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्योंकि सेम बेस पे क्या होती है पावर ऐड हो जाती है। ये देखो ये 1 टाइम थी, ये 1 टाइम थी, तो क्या 2 टाइम्स हो जाएगा e की पावर -2 z R1 प्लस R2 अपॉन a नोट, और ये वाली टर्म 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R12, और ये हम निकाल चुके बाहर। और आपने जैसे मैंने बताया ये हमारा डी टाउ क्या थी, तो डी टाउ1 के लिए क्या कर देंगे R1 स्क्वायर डी R1 साइन थीटा 1 डी थीटा 1 डी फाई 1, R2 के स्क्वायर डी R2 साइन थीटा 2 डी थीटा 2 डी फाई 2। अब इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो हमारे पास बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस हो जाएगा, बहुत ही हमें मतलब एक ही क्वेश्चन आप ये समझिए 1 घंटे में जाएगा फिर हमारा, तो हमें तो पूरा पेपर अटेम्प्ट करना होता, तो इसके आप डायरेक्ट वैल्यू लेंगे, तो क्या लिखेंगे आफ्टर इवैल्यूएशन इट इज गिवन एज, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, जो परटर्ब्ड हमारी एनर्जी है आइगन एनर्जी, वो क्या आ जाएगी 5z ई स्क्वायर अपॉन 32 पाई एप्सिलॉन नॉट ए नोट, 5/4 z ई स्क्वायर बाई 8 पाई एप्सिलॉन नॉट ए नोट। और इसको क्या लिख सकते हैं, इस पार्ट को क्या लिखते हैं आइगन एनर्जी फॉर हाइड्रोजन एटम, तो हमने लिख लिया दैट इज 5 बाई क्या हो जाएगा 5 इंटू जेड इंटू ई एच, हाँ 5 इंटू जेड इंटू ई एच, इधर भाई ये भी था और भी था, तो हो जाएगा नहीं 4 नहीं था, कैंसिल हो गया, 4 नहीं था, 5 इंटू जेड इंटू ई एच, दैट इज 5 इंटू 2, जेड की वैल्यू 2 होती है हीलियम के लिए, एंड इंटू 13.6, तो क्या आ जाएगा मेरे पास 34.0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। किसके लिए आया है हमारा अनपर्टर्ब्ड आइगन एनर्जी आई है, और टोटल एनर्जी निकालनी होती है, टोटल आइगन वैल्यू निकालनी होती है ग्राउंड स्टेट के लिए निकालनी है हमने, क्योंकि हमारे टॉपिक का नाम ही क्या है क्वांटम मैकेनिकल कैलकुलेशन ऑफ द ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ द हीलियम एटम, तो हमें सिर्फ एनर्जी निकालनी, वेव फंक्शन नहीं निकालना, हमने वेव फंक्शन इसलिए लिया था बीच में
अनपर्टर्ब्ड पार्ट के लिए, ताकि हम पर्टर्ब्ड एनर्जी को निकाल पाए। तो इसीलिए हमने सारा काम किया था, क्योंकि हमें तो एनर्जी निकालनी थी। तो एनर्जी क्या हो जाएगी, जो हमारी पर्टर्ब्ड के लिए आई और अनपर्टर्ब्ड के लिए जो हम सोल्व कर चुके हैं, इस बार सम कर देंगे। तो ई नोट प्लस E1 कर देंगे, दैट इज -1.08 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जो हमारी अनपर्टर्ब्ड के लिए आई थी, और पर्टर्ब्ड के लिए हम कैलकुलेट किया हमने 34.0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो उसको सम करेंगे तो हमारे पास क्या रह जाएगा, -74.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। वैसे अगर हम एक्सपेरिमेंटली देखें तो हमारे पास क्या होती है, एक बार आप जल्दी से नोट कर लीजिएगा, और ताकि मैं आपको इरेज कर पाऊं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, होप सो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो हम मैं बता देती हूँ कि हमारी एक्चुअली कितनी होती है, एक्सपेरिमेंटली कितनी होती है। तभी तो हमने ये बोला कि हमारा कुछ पर्टर्बेशन आया है, कुछ पर्टर्ब्ड पार्ट आया है। एक्सपेरिमेंटली वैल्यू ऑफ ग्राउंड स्टेट एनर्जी फॉर हीलियम एटम वो आती है हमारी -78.98 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये टोटल एनर्जी इतनी आनी थी, और हमने जो एक्यूरेट पार्ट की या अनपर्टर्ब्ड पार्ट की थी, तो ये थी। तो देखो कितना डिफरेंस था। इसीलिए तो हमने सोचा कुछ पर्टर्बेशन है, वो पर्टर्बेशन आया था हमारा, वो प्लस वाइट टर्म आई थी ना, E²/4πε0 R12 के कारण आया था, वो हमने सोल्व किया। पर अब भी आप देख सकते हैं कि ये हमारी टोटल एनर्जी आई दोनों के कैलकुलेशन के बाद, दैट इज पर्टर्बेशन पार्ट और अनपर्टर्बेशन पार्ट। पर हमारी एक्चुअल एनर्जी से वो भी क्या है, कम है। तो यहाँ पे कितना, देर इज 5% 5% एरर। 5% क्या एरर है, इससे क्या हमने जब सोल्व फर्स्ट ऑर्डर पर्टर्बेशन से सोल्व किया, तो ये क्या था हमारा 5% एरर था। अगर आपको मोर एक्यूरेट वैल्यू लेनी है तो हम क्या यूज करते हैं, वेरिएशन मेथड करते हैं। आप लिखिएगा इसके अंदर, फ्रॉम फर्स्ट ऑर्डर पर्टर्बेशन वी गेट 5% एरर, दिस इज सो हाई। आप बोल सकते हैं कि एरर हाई है, तो आप फॉर मोर एक्यूरेसी वी सोल्व फॉर बाय यूजिंग वेरिएशन मेथड। तो ये आप लास्ट में लिख लीजिए कि अगर एक्यूरेसी चाहिए तो हम क्या यूज करेंगे, वेरिएशन मेथड यूज करेंगे, वेरिएशन मेथड। वहां से हमारे पास एक्यूरेसी आएगी, इसके अंदर एनर्जी के अंदर जो कि हमारी 5% एरर आया ना, ये कम हो जाएगा और भी। तो ये हमने एनर्जी की वैल्यू हम निकाल चुके, और हमने रीजन भी बता दिया कि कितना एरर आया था। तो ये आज का हमारा टॉपिक था। अगर आपने इससे प्रीवियस वीडियो नहीं देखे तो पहले प्रीवियस वीडियो देख लीजिएगा, ताकि आपको पूरा हीलियम एटम का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।